बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल सहर उर्दू वॉइस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मुकम्मल नावल जिसका नाम है जाने शाह और इसकी राइटर है हमायल ज़ाहरा। नहीं फरी, मैं नहीं जा रही, मेरा दिल नहीं कर रहा। प्लीज़ आप ही चलो ना, बहुत मज़ा आएगा, मेरी सारी दोस्तें होंगी। पिछले आधे घंटे से नूर फरी को समझा रही थी कि इसको इसकी दोस्त की बर्थडे में नहीं जाना, इसलिए तो कह रही हूँ। वहाँ किसी को नहीं जानती तो जाकर क्या करूँगी। मगर फरी भी अपने नाम की एक ही थी, वो भी मना कर ही दे रहती अगर कोई और होता, क्योंकि मुकाबल भी इसकी बड़ी बहन थी, इसलिए ना चाहते हुए भी इसे नूर की बात माननी पड़ी। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। फराज आलम शाह की तीन बेटियां। सबसे बड़ी बेटी शाज़मा, जो अपने शोहर और बच्चों के साथ अमेरिका में रहायश पजीर थी। इनके तीन बच्चे। बड़ा बेटा एहतशाम हैदर शाह, जो बिज़नेस की दुनिया में मशहूर बिजनेस टाइकून के नाम से जाना जाता था। छोटा बेटा शारफ, जो यूनिवर्सिटी के तीसरे साल में था। और सबसे छोटी बेटी हिना, जो अभी कॉलेज के पहले साल में थी। दूसरी बेटी महवश, जो अपने शोहर और बच्चों के साथ कराची में रहायश पजीर है, जिनके दो बच्चे। बड़ा बेटा वली अहमद शाह, जो अपने बाप के साथ बिजनेस संभालता और एहतशाम का हम उम्र भी है। और छोटी बेटी नूरल ऐन अहमद शाह, जो अभी यूनिवर्सिटी के पहले साल में है। फिर आती हैं फरजाना खाला, जो अपने शौक चंचल मजाज की वजह से पूरे ख़ानदान में फेमस है। वो भी कराची में रहायश पजीर हैं। इनके तीन बच्चे हैं। बड़ी बेटी फरिया हाशिम शाह, जिसे प्यार से सब फरी भी कहते हैं, हिना की हम उम्र है। और दूसरा बेटा जैन हाशिम शाह, जो अभी मैट्रिक में है। और फिर घर का सबसे छोटा और लाडला बेटा अब्बासी हाशिम शाह, जो पिछले महीने से ही 7 साल का हुआ है, जिसकी सालगिरह शाह महल में बड़े ज़ोरों शोर से मनाई गई थी। नूर, उठ जाओ, कब तक सोती रहोगी? सूरज कब का निकल गया है और ये लड़की अभी तक सो रही है। नूरलैन, अब तुम ना उठी तो अच्छा नहीं होगा। अम्मा बस 5 मिनट। क्या करूं मैं इस लड़की का? महवश बेगम इसे अच्छी तरह घूरी से नवाज कर नीचे चली गई। अम्मा जल्दी से नाश्ता लगा दे, मुझे यूनिवर्सिटी के लिए निकलना है। वली नाश्ता की टेबल पर बैठते हुए बोला, ये लो तुम्हारा नाश्ता। सकीना भी जाकर देखे नूर उठी है कि नहीं, या अभी तक सो रही है। उठ की अम्मा, मैं अभी, मुझे भी नाश्ता दे दें जल्दी से, फिर मुझे हानिया के घर भी जाना है। हानिया के घर क्यों जाना है? वली ने नाश्ता करते पूछा। नोट्स लेने जाना है भाई, नूर ने नाश्ते के साथ इंसाफ करते हुए जवाब दिया। ठीक है, तैयार हो जो, मैं छोड़ दूंगा। नूर ने हाँ में सर हिलाया। बज़ाहिर तो वो सुन रही थी, मगर इसका सारा ध्यान अभी भी खाने की तरफ था। परी, जल्दी से नाश्ता ख़त्म करो, वरना आज फिर कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। फरजाना बेगम गाजी को नाश्ता कराते हुए बोली, जो खा कम रहा था, मोबाइल पर कार्टून देखने में ज़्यादा मसरूफ़ था। मम्मा, मैंने कर लिया, बस मैं जा रही हूँ और वापसी पर खाला की तरफ रुकूंगी। खुदा हाफिज़। परी अपनी माँ को प्यार करके कॉलेज के लिए निकल गई। हाँ, लेकिन जाते वक्त गाजी को तंग करना ना भूली। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। जो गुंग से वापस आया तो शाज़मा बेगम को देखते ही सलाम किया, जो टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। वालेकुम सलाम बेटा, जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, मैंने नाश्ता लगा दिया है। वो जी कहता अपने कमरे की जानब बढ़ गया। गैर मुल्क में रहते हुए भी शाज़मा बेगम ने अपने दोनों बच्चों की तरबियत में कोई कसर ना छोड़ी। बड़ों का अदब व एहतराम सब सिखाया उन्होंने। एहतशाम काफ़ी संजीदा मजाज का मालिक था, इसे ज़रूरत से ज़्यादा बोलने की आदत नहीं थी, जबकि हिना और शारफ दोनों ही शरारती मिजाज के थे। मम्मा, हम पाकिस्तान कब जाएंगे? आखिर मुझे फरी और नूर आपी से मिलने का बहुत दिल कर रहा है। हिना ने रोज़ वाला सवाल आज भी दोहराया, लेकिन कल ही इसकी नूर और फरी से बात हुई थी, जिसकी वजह से इसे इनकी कुछ ज़्यादा ही याद आ रही थी। हाँ हैदर, मैं भी आपसे यही बात करना चाह रही थी। बाबा बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और फरजाना और महवश भी बोल रही थी आने का। शाज़मा बेगम अपने शोहर से कहा, आंखों में उम्मीद लिए कि अब वो अपने काम का बहाना करके मना ना करते, जबकि हैदर साहब ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे को इशारा करके कुछ बोलने का कहा। मम्मा, आप फिक्र क्यों करती हैं? मैंने पहले ही सब कुछ करके रखा है और पाकिस्तान में एक बहुत अच्छी डील फाइनल की है मैंने, जिसकी वजह से अब हम हमेशा के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। सच में भाई, आप सच कह रहे हैं ना? हम वाकई हमेशा के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। हिना का तो मानो जैसे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं अभी फरी और नूर आपी को फ़ोन करके बताती हूँ। अरे मेरी माँ, रुक जा, उन्हें सरप्राइज़ देंगे ना पागल। शारफ ने अपनी बहन की अकल पर मातम करते हुए उसे रोका कि कहीं वो इनका सरप्राइज़ ख़राब ही ना कर दे। और हिना से कोई बात नहीं, वो ऐसा कर भी सकते थे।
भाई मैं पागल नहीं हूँ, हिना ने बुरा सा मुंह बनाते हुए इसे बताना ज़रूरी समझा। हाँ हाँ, तुम पागल थोड़ी हो, तुम तो पागलों की सरदारनी हो। भाई, हिना ने मासूमियत की इंतहा करते हुए शाम की तरफ देखा, क्योंकि इसे पता था कोई इसका साथ दे या ना दे, इसका बड़ा भाई हमेशा इसका साथ देगा। शाहरुख, बस करो, मेरी गुड़िया को ज़्यादा तंग मत करो। और शाहरुख हमेशा की तरह अपने बड़े भाई की बात मान जाता। ओके मामा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप पैकिंग कर लीजिएगा, कल सुबह की फ़्लाइट है। वो उन्हें हदायत देता बाहर की जानब बढ़ गया। कॉलेज के बाद फरी सीधा अपनी खाला के घर आ गई और आज इसका इरादा यहीं रुकने का था। रात फरजाना बेगम अपनी बहन के घर आ गई थी, तभी शाज़मा की भी कॉल आ गई। इसका आने का सुनकर तो महवश और फरजाना जैसे फूले नहीं समा रही थी, लेकिन शाज़मा ने बच्चों को बताने से मना किया कि वो उन्हें सरप्राइज़ देना चाहते हैं, और उन्हें यह भी कहा कि वो लोग शाम महल ही आएंगे तो सब वहीं आ जाएं। शाज़मा और फरजाना को तो सुबह तक का इंतज़ार भी बहुत लंबा लग रहा था। 10 साल बाद इनकी बहन वापस आ रही है तो जाहिर है खुशी तो होनी थी। मम्मा, मेरी रेड वाली होडी नहीं मिल रही। शाहरुख ने तकरीबन चीखते हुए अपनी माँ को आवाज़ लगाई, जैसे आज अगर इसकी चीज़ें न मिली तो शायद क़यामत ही ना आ जाए। शाज़मा बेगम जब शाहरुख के कमरे में गई तो कमरे का हाल देखकर इनके 14 तबक रोशन हो गए। क्या मेरे खुदाया, कमरे का क्या हाल बना के रखा है तुमने शाहरुख। हम पाकिस्तान जा रहे हैं, मैदानी जंग पर नहीं। शाज़मा बेगम को अच्छा खासा गुस्सा आ रहा था अपने बच्चे पर, जो अभी थोड़ी देर पहले ही कमरा साफ करके गई थी। फिर तो गुस्सा आने का जवाब बनता ही था। मम्मा, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, और अपने मासूम बच्चे पर इतना गुस्सा करना सेहत के लिए ठीक नहीं। शाहरुख बिना कोई असर लिए अपनी माँ के गाल पर प्यार करके भाग गया, क्योंकि इसे पता था कि अगर रुक जाता तो इसकी माँ सही से फेंटी लगाती इसके। अभी वो कमरा साफ करवा के नीचे ही उतरी थी कि सामने शाम को खड़े देखा तो इसके पास ही चल दी। मम्मा, पैकिंग हो गई ना सारी? 4 बजे की फ़्लाइट है, हमें थोड़ी देर में निकलना है, आप तैयार हो जाएं और शाहरुख और हिना को भी बोल दें। ठीक है, मैं बोल देती हूँ उन्हें, तुम भी तैयार हो जाओ, जाकर मैं तुम्हारे बाबा को देख लूँ ज़रा, मैं इनसे कुछ चीज़ें मंगवानी थी, वो लाई हैं या नहीं। एहतशाम अपनी माँ के अंदाज पर मुस्करा दिया, जो वजाहत तो गुस्सा दिखा रही थी मगर लहजे में मोहब्बत साफ ज़ाहिर हो रही थी। वो लोग इस वक्त जनाह एयरपोर्ट पर थे। 10 साल बाद अपने वतन वापस आकर एक अलग ही खुशी हो रही थी। शाज़मा बेगम ने किसी को भी एयरपोर्ट लेने आने से साफ मुंह मना कर दिया था। इनका कहना था कि वो सबको सरप्राइज़ देना चाहती हैं। फरसाना और महविश के अलावा घर में किसी को भी इनकी आमद की खबर नहीं थी। बस उन्होंने एड्रेस सेंड कर दिया था। महविश और फरजाना शाम में ही अपने शोहरों के साथ शाम महल में आ गई थी। बच्चे चूंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी गए हुए थे, इसलिए वो साथ ना आ सके। महविश और फरजाना, जो कब से अपनी बहन के इंतज़ार में हलकान हुए जा रही थी, बेल बजते ही दरवाजे की तरफ लपकी। 10 साल बाद अपनी बहन को गले लगाकर तीनों की आंखों में आंसू आ गए। फराज आलम शाह को तो अपनी बड़ी बहन को देखकर खुशगवार हैरत हुई, और बेटी भी अपने बाप से मिलकर बेहद खुश हुई। पीछे खड़े शाम, शारफ और हिना को तो देखकर उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था। अपने नवासा नवासी को देखकर ये वही 10 साल पहले वाले छोटे बच्चे हैं, जो अब छोटे तो बिल्कुल नहीं थे। लाउंज में बैठे सब चाय से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, बातों में मसरूफ थे। थोड़ी देर पहले वली भी ऑफिस से आ गया था, और सामने अपनी बड़ी खाला को देखकर इसे भी खुशगवार हैरत हुई। मर्द हजरात की तो सियासत की बातें जारी थीं, जिन्हें सुनकर शाहरुख के कान पक गए थे, जबकि फराज साहब अपनी नवासी के साथ न जाने कौन सी बातें करने में मसरूफ थे, और फरजाना, महवश और शाज़मा तो अपनी ही बातों में मसरूफ थी। आनी, फरी और नूर आप ही कब आएंगे? हिना, जो कब से फरी का इंतज़ार कर रही थी, फरजाना खाला से आकर पूछ बैठी। हाँ भाई, इतनी देर हो गई है, बच्चियाँ अभी तक आई नहीं। कहाँ हैं ये दोनों वैसे? शाज़मा बेगम ने भी फिक्रमंद लहजे में पूछा। आज नूर की यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन था तो वो फरी को भी साथ ले गई। थोड़ी देर पहले मैंने फरी को फ़ोन किया था कि वो कह रही थी कि बस निकल रहे हैं, अब तक तो पहुंचने वाली होंगी। फरजाना बेगम ने उन्हें तफसील से बताया ताकि वो परेशान ना हो। अभी वो सब बातों में ही मसरूफ थे, तभी घर की बिजली भी चली गई। बाहर खड़ी नूर और फरिया बेल बजाती रही, मगर लाइट जाने की वजह से बेल भी बंद हो गई। या अल्लाह, पाकिस्तान का बिजली का कुछ नहीं हो सकता। फरजाना बेगम बिजली वालों को अच्छी खासी सलावातें सुनाते हुए बोली। अरे मगर ये क्या, बाहर तो लाइट आ रही है, शायद हमारे घर की बिजली गई है। महवश बेगम बाहर से आती जगमगाती रोशनियों को देखकर बोली। आप लोग बैठे, मैं चेक करता हूँ। वली कहते हुए उठा। मैं भी चलता हूँ साथ। शाम भी वली के साथ जाने लगा। तब शाहरुख बोला, भाई मैं भी आता हूँ आप लोगों के साथ। हम लाइट चेक करने जा रहे हैं शाहरुख, पिकनिक मनाने नहीं।
जहाँ इत्शाम की बात पर सब हंसने लगे, वहीं शारफ अपनी बेइज्जती होने पर मुंह बनाकर वापस सोफे पर बैठ गया। यहाँ तो सब ठीक ही चल लग रहा है, शायद मेन सोच में मसला है। तुम रुको, मैं देख कर आता हूँ। अगर लाइट आई तो मुझे बताना। वली शाम को बोलकर मेन सोच की तरफ बढ़ गया, जब इसे अपने पीछे से किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। शायद वो यही आ रही थी। दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा कोई? क्या सब कान में हैंड फ्री लगाकर बैठे हैं? आप ही बस कर दो, बेल को बजा बजा कर तुमने इसका गला दबा दिया है। चलो पीछे वाले दरवाजे से चलते हैं। वो दोनों पिछले आधे घंटे से दरवाजे पर खड़े डोर बेल बजा रहे थे। लाइट जाने की वजह से डोर बेल भी बंद हो गई थी, जिसकी वजह से किसी को भी आवाज़ ना आई। हद है, मतलब अपने ही घरों में चोरों की तरह घुसना पड़ रहा है। नूर चिढ़कर बोली, जब इसे अपने और फरी के अलावा किसी और की भी मौजूदगी का एहसास हुआ। शाम अभी वली का इंतजार ही कर रहा था, जब नूर की बात सुनकर इसकी हंसी छूट गई। अंधेरे की वजह से नूर इसे ना देख सकी, जबकि शाम इसके मुकाबले खड़ा इसका चेहरा साफ देख सकता था। इसकी नज़र जब नूर पर पड़ी तो इसे ऐसे लगा जैसे आसमान से कोई परी उतरी हो। साफ रंगत, अनाबी होंठ, पूरी आंखें, चेहरे पर बेहद मासूमियत लिए वो छोटी सी लड़की शाम हैदर शाह के दिल को हिला गई। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत थी, मगर इसकी मासूमियत शाम को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गई। नूर जो जब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो इसने ना आओ देखा ना ताओ, नीचे पड़ा डंडा उठाकर शाम को मारने पहुंच गई और चोर चोर कहकर चलाने लगी। तभी वली ने लाइट ऑन कर दी और खुद नूर की तरफ बढ़ा, जबकि शाम अपनी जान बचाकर अंदर भाग गया। क्या हुआ नूर, कहाँ है चोर? वली नूर की तरफ आया और फिक्रमंदी से पूछने लगा, भाई अभी तो यही था, पता नहीं कहाँ चला गया। नूर ने मासूमियत भरे अंदाज में बोला, गुड़िया यहाँ कोई नहीं है, चलो अंदर। वली उन्हें अपने साथ अंदर की जानब बढ़ गया, जबकि सामने बैठी शाजमा को देखकर नूर और फरिया फौरन अपनी खाला से चिमट गई। मुझसे भी मिल लो यार, मैं भी लाइन में हूँ, हिना ने बेचारगी से कहा, क्योंकि ये दोनों तो इसे भूल ही गई थी। इनकी एक अदद कज़न भी है। नूर और फरिया ने जब हिना की बात सुनी तो इतनी जोर से चलाई कि शारफ, जो मोबाइल पर मज़े से गाजी के साथ गेम खेल रहा था, घबरा कर उठा। लड़कियों, खुदा का खौफ करो, तुम्हारी चीखें सुनकर मुर्दा भी उठ जाएगा। जब बाद में खामोश ही होना है तो पहले कान के पर्दे फाड़ने की क्या ज़रूरत है? शारफ अच्छा खासा तप गया था इनकी चीखें सुनकर। आपके कान फाड़ने की ज़रूरत नहीं, आप बचपन से ही बहरे हैं। और फिर फरी मैडम भी क्यों पीछे रहती है? एहतरामन ही सही, अपनी बेइज्जती का बदला भी तो लेना था। दोनों की नोक झोंक पर सब घर वाले हंस दिए। खाने से फारिग होकर सब दोबारा लाउंज में आकर बैठ के जब शाजमा बेगम ने महवश और फरजाना से रुकने की जिद की। परी और हिना तो कब से मौका की तलाश में थे, तो सब तो बस अपनी खाला की हाँ में हाँ मिलाने लगे, जिस पर उन्हें हामी भरनी पड़ी। अब सोने का हिसाब ये था कि शाजमा, महवश और फरजाना तीनों अपने अपने शोरों के साथ अपने कमरे में सोने जा चुकी थी, जबकि फरी, हिना, नूर तीनों एक कमरे में। कमरे तो शाह महल में बहुत थे, चूँकि इनका इरादा रात मूवी देखने का था, एक ही कमरे में सोने का इरादा कर लिया। गाजी, जैन और शारफ भी एक ही कमरे में, ये भी इनकी अपनी मर्जी थी, जबकि वली और एहतशाम ने अलग कमरे में सोना ज़्यादा बेहतर समझा। अभी वो तीनों मूवी देख रही थी कि अचानक ही डरावना सीन आ गया। वो तीनों इतनी ज़ोर से चीखी कि शारफ की बात सच हो जाती। इनकी चीखें सुनकर वाकई कोई मुर्दा भी उठ जाता। हिना ने डर के मारे लैपटॉप ही बंद कर दिया, कहीं वो भूत स्क्रीन से निकल कर बाहर ही ना आ जाए। बस यार, मुझसे नहीं देखी जाएगी अब मूवी, हिना ने डरते हुए कहा। यार लेकिन हमने अभी आधी मूवी भी नहीं देखी। आपकी मूवी से ज़्यादा मुझे मेरा मासूम दिल प्यारा है, जो अभी बहुत ज़ोर से धड़क रहा है इस चड़ेल को देखने के बाद। परी, जो पहले तो बहुत बहादुरी दिखा रही थी, अब लहाफ के अंदर छुप कर बैठ गई। ड्रामेबाज, नूर फरी और हिना को देखकर बोली, जो भीगी बिल्ली बनी बैठी थी। थोड़ी देर हुई थी जब हिना बोली, नूर अभी मुझे प्यास लग रही है, पानी ला दे, मुझे डर लग रहा है। अच्छा मैं लाती हूँ। नूर, जिसे खुद भी डर लग रहा था, मगर बड़ी बहन होने के नाते से बहादुरी दिखानी थी, वो हिना को कहकर किचन के जानब बढ़ गई। इतने अंधेरे में तो इसकी सही से हवा निकल गई थी। इनका घर सुनसान इलाके में था, जहाँ रात के 11 बजे से ही कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगती। अभी तो रात का 1 बज रहा था, तो कुत्तों की आवाज़ें बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। वो ऐतल कुर्सी पड़ते हुए किचन की जानब बढ़ी। फ्रिज से बोतल निकालकर अभी वो पलटी थी कि किसी सख्त चीज़ से टकराकर पीछे हुई। हाय अल्लाह, मेरा सारी ये दीवार बीच में कहाँ से आ गई? एहतशाम, जो पानी पीने किचन में आया था, इसके मुंह से खुद को दीवार सुनकर अच्छा खासा बदमज़ा हुआ। मैं तुम्हें कहाँ से दीवार नज़र आ रहा हूँ? एहतशाम ने बहुत ही आराम से पूछा, जबकि नूर किसी इंसान की आवाज़ सुनते ही चीखी, लेकिन इससे पहले एहतशाम इसके मुंह पर अपना हाथ रख चुका।
मुझे देखकर चीखने क्यों लगती हो तुम? मैं हाथ हटा रहा हूँ, चीखना मत। इत्शाम ने अपना हाथ उठाया और किचन का नाइट बल्ब ऑन कर दिया। आप कौन हैं? नूर अपने सामने खड़े शख्स से पूछ रही थी, जिसे शायद वो शाज़मा से मिलने के वक्त इग्नोर कर चुकी थी। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? इत्शाम ने इसका जवाब देने की बजाय इससे सवाल किया, और इसका जवाब सुनकर तो मानो इसका दिल चाहा कि अपना सर दीवार में मारे। गलती कर दी इसने इससे पूछकर। एहतशाम भाई, पहली मुलाकात में इसने इसे भाई बना दिया था। वो बिना कुछ बोले वापस अपने कमरे में आ गया, जबकि नूर वहाँ खड़ी ये सोचकर परेशान हो रही थी कि कहीं इसने गलत नाम तो नहीं ले लिया, जो वो ऐसे ही चला गया। खैर, मुझे क्या कहती अपने कमरे की जानब पड़ गई। सुबह हुई तो सब नाश्ते की टेबल पर नाश्ते के साथ हल्की फुल्की बातें भी हो रही थी, जबकि नूर किसी की नज़रें खुद पर मुसलसल महसूस कर रही थी। जब इधर उधर देखा तो सब अपनी बातों में मसरूफ थे, वहम समझकर जाने दिया, जबकि शाम इसे भी अभी भी गौर से देख रहा था। रात का बदला भी तो लेना था इसने, भाई कहने का फ़र्ज अदा किया था। नाश्ते के बाद सब ख़वातीन का शॉपिंग पर जाने का प्रोग्राम था, जिसके लिए शारफ दिलो जान से हाजिर था। शॉपिंग मॉल में उन्होंने अच्छी खासी शॉपिंग की थी, लेकिन अब भी पूरा माल घूमे जा रही थी, जिस पर शारफ अब इनके साथ आकर पछता रहा था। इसके मुताबिक वो इतना बोर जिंदगी में कभी नहीं हुआ, और फिर तंग आकर अपनी माँ से पूछने लगा, मामा, आप लोगों का पूरा शॉपिंग मॉल खरीदने का इरादा है क्या? क्योंकि आधा तो आप लोग खरीद ही चुके हैं, और फरी ही क्या जो खामोश रह ले। इसने सवाल का जवाब देना अपना फ़र्ज समझा। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, शारफ भाई आपकी जेब से 1 रुपया भी नहीं खर्च कर रहे। रहने दो फरी, भाई की जेब में वैसे भी पैसे नहीं होंगे जो हम खर्च करते। और फिर हिना भी क्यों पीछे रहती, जबकि शारफ तो फरी के भाई कहने पर अच्छा खासा बदमज़ा हो गया। सही कह रहे शारफ, तुम लोगों ने तो तब तक नहीं जाना जब तक माल वाले खुद धक्का देकर न निकाल दें। महविश बेगम ने तीनों लड़कियों से कहा, जिनकी शॉपिंग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। खाला अम्मी, अभी हमने शॉपिंग की ही कहाँ है? परी ने मासूमियत से कहा, जबकि इसकी बात सुनकर शाहरुख का मुंह खुल गया। शॉपिंग की ही कहाँ है? तो इन बैग में क्या कचरा खरीदा है तुमने? शाहरुख बुरा सा मुंह बनाकर बोला। बिल्कुल ठीक कह रहा है शाहरुख, बहुत होगी शॉपिंग, किसी की शादी आए तो फिर कर लेना। महविश बेगम तीनों को समझाने वाले अंदाज में बोली। तो फिर ठीक है, एक काम करते हैं, आप ही की शादी कर देते हैं, फिर तो शॉपिंग करनी ही होगी ना, परी ने मज़े से कहा, जबकि इसकी बात पर नूर की आंखें हैरत से फैल गई। मेरी जुत्ती की करवा लो शादी। नूर बुरा सा मुंह बनाकर बोली, छोटी मोटी बातें करते सब घर की तरफ रवाना हो गए। महबूब, शाज़मा और फरजाना बेगम किचन में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। लाउंज में बैठे एक तरफ सब लड़कियां अपने नाना को अपनी अपनी चीज़ें दिखाने में मसरूफ़ थी, जबकि दूसरी तरफ सब मर्द हजरात वली एहतशाम भी साथ ही बैठे थे। डाइनिंग टेबल पर सब खाना खाने में मसरूफ़ थे जब फराज अली शाह बोले, संडे को मेरे करीबी दोस्त की बेटी की शादी है, इसने हम सबको इनवाइट किया है। अब शाज़मा भी यहाँ, तो इसने सबको इनवाइट किया है। शहबाज अंकल की बेटी बाबा? शाज़मा बेगम ने सवाल किया। जी बेटा, शहबाज की बेटी। माशाल्लाह से बेटी की शादी कर रहा है वो, और बेटा भी माशाल्लाह से बाप के साथ बिजनेस संभालता है। फराज साहब प्यार भरे लहजे में बोले। शहबाज खान और फराज साहब दोनों ही बचपन के दोस्त हैं। इनका फराज साहब के घर बचपन से बहुत आना जाना था, जिसकी वजह से दोनों घरों में काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। नानो, आपको पता है हम शॉपिंग मॉल में यही बातें कर रहे थे कि किसी की शादी आ जाए तो फरी ने नूर आपी की शादी कर देते हैं। हिना की बात सुनकर जहाँ सब ने मुस्कुराकर बात टाल दी, वहीं एक शाम को बुरा धचका लगा था। खांसते खांसते इसका पूरा चेहरा सुर्ख हो गया था। आराम से बेटा, महविश बेगम ने जल्दी से पानी का गिलास थमाया था। एक शाम ने किन अखियों से नूर को घूरा, जो इसकी बात का बिना असर लिए खाने से इंसाफ करने में मसरूफ थी। आप लोग संडे को तैयार रहना, सब साथ ही चलेंगे। फराज साहब एक बार फिर बोले तो सब ने इस बात में सर हिलाया। इतवार का दिन भी आ गया, जहाँ सब शादी में जाने की तैयारी में मसरूफ थे। तीनों लड़कियां कमरे में चारों तरफ कपड़े फैलाए अभी तक ये सोच रही थी कि क्या पहने। वही शाज़मा, महवश और फरजाना बेगम तैयार होकर इन तीनों को जल्दी तैयार होने का कहने के साथ साथ अच्छी खासी सलावातें भी सुना चुकी थी, जबकि मर्द हजरात सब तैयार होकर लाउंज में बैठे सब खवातीन का इंतज़ार कर रहे थे, जिनका शायद आ जाने का इरादा ही नहीं था। जैन और गाजी ने सफ़ेद कुर्ता शलवार के साथ मेहरून बास्केट पहनी थी। शारफ ने सुरमई रंग का
कुर्ता पहना था, वली ने भी सफ़ेद रंग का कुर्ता पहना था, जबकि शाम ने स्याह रंग का कुर्ता के ऊपर स्याह शाल ली थी। तीनों लड़कियां तैयार होकर नीचे आईं तो सब भी उन्हें देखकर माशाल्लाह कहने लगे। तीनों ने फ्रॉक पहनी थी। हिना ने लाइट पिंक कलर की फ्रॉक पर पिंक की हिजाब लिए, ब्राय नाम सा मेकअप किया, वो किसी का दिल बुरी तरह हिला गई थी। जबकि फरिया ने नेवी ब्लू कलर की फ्रॉक पर प्यारा सा हिजाब बांधे वो सीधा शाहरुख के दिल में उतर रही थी। जबकि नूरलैन ने सुर्ख फ्राक के साथ चूड़ीदार पजामे पर हिजाब लिए, मेकअप के नाम पर लाइट सी लिपस्टिक लगाए वो नज़र लग जाने की हद तक की खूबसूरत लग रही थी। इस शाम तो इसे देखकर साकत रह गया। इसे एक बार फिर ऐसा लगा जैसे आसमान से कोई परी उतर आई है। वो खुद को कंपोज कर रहा था। बड़ी मुश्किल से इस पर नज़रें हटाई। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्चियाँ, अल्लाह नज़रें बद से बचाए। शाज़मा बेगम ने तीनों को काला टीका लगाते हुए प्यार से कहा। मम्मा आपने हमारे तो कभी नहीं लगाया टीका। और फिर शाहरुख तो अपना चुप रहना गुनाह समझता था, क्योंकि लड़कों को नज़र नहीं लगती। तड़क का जवाब आया। शाहरुख ने मुकाबल खड़ी इस टिंडरी को घूरा जो आज बन संवर कर हवाओं में उड़ रही थी। तुम दोनों बाद में लड़ लेना, पहले ही बहुत देर हो गई है। वली अपनी कलाई पर बंदी घड़ी को देखकर बोला। सब गाड़ी में बैठकर हाल की तरफ रवाना हो गए। वो लोग हाल पहुंचे तो तकरीबन सारे मेहमान आ चुके थे। फराज साहब शहबाज साहब को देखकर इनसे मिलने लगे। महबूब, शाज़मा और फरजाना बेगम सादिया शहबाज साहब की वाइफ के साथ बातों में मसरूफ़ हो गई थी। वली और एहतशाम भी सब मर्द हजरात के साथ इधर उधर की बातों में मसरूफ़ थे, जबकि हिना, फरी और नूर एक जगह टेबल पर बैठे सख्त बोर हो रहे थे। तभी उन्हें फराज साहब की आवाज़ आई तो वो तीनों इनके पास जल्दी से चल दी। ये हैं मेरी तीनों नवासियाँ, हिना, फरिया और मेरी सबसे बड़ी नवासी नूरलैन। फराज साहब ने मुस्कुराते हुए तीनों का तारफ़ कराया। तब भी इन सबके अकाब में किसी मर्द के सलाम करने की आवाज़ गूंजी। शहबाज साहब मुस्कुराकर इसके करीब गए और सबसे तारफ़ कराया। ये मेरा बड़ा बेटा अज़बान खान है। स्याह काली आंखें, स्याह काले बाल जो जेल की मदद से नफासत से सेट हुए थे, 6 फुट से निकलता कद। वो बिलाशबा एक वक़ार शख्सियत का मालिक था। जहाँ सब अज़बान से खुश असलूबी से मिल रहे थे, वहीं शाम इसे देखकर कुछ खास खुश नहीं था। अज़बान की आंखें बेसाख्ता थोड़ी दूर खड़ी नूर पर। अज़बान को अपनी आंखें इस पर से हटाना सबसे मुश्किल काम लग रहा था। वो यकटक इसे देखने में मसरूफ़ था। जब इसे अपने बाबा की आवाज़ सुनाई जब इसे अपने बाबा की आवाज़ सुनाई दी, वो गला खंखारता इनके पास चला आया। शाम ने ये मंजर देखकर गुस्से से मुठ्ठियां भींची, आंखें गुस्से से सुरख हो गई थी। इसका दिल किया कि अज़बान का कत्ल कर दे। आंखों में गुस्सा लिए वो अभी भी अज़बान को गौर रहा था जब अपने पीछे किसी की आवाज़ सुनाई दी। बस कर दे, क्या आंखों से ही कत्ल कर देगा इसे? वली ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, जो इसे कब से अज़बान को घूरता हुआ देख रहा था। दिल तो यही चाह रहा है कि इसका कत्ल कर दूं। खैरियत है, क्यों कातिल बनना चाह रहा है तू? वली इसकी बात सुनकर हैरानगी से बोला। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, शारफ साहब इनके बीच तशरीफ ले आए। यार भाई, खाना कब खुलेगा? कब से अब तक तो भूख के मारे पेट में चूहे डांस कर रहे हैं। शारफ ने भूख से निडाल होते पूछा। बेटा, ये पाकिस्तान है, यहाँ 11 बजे से पहले खाना नहीं मिलता। वली ने इसकी हालत देखते हुए मजाक में कहा, जिसे शारफ साहब दिल पर ले गए। मतलब 3 घंटे मजीद इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक तो मेरी रूह मेरे जिस्म से प्रवास कर जाएगी। इसकी ड्रामेबाजी देखकर वली और एहतशाम दोनों ने नफ़ी में सर हिलाया। सबको अपनी पड़ी है। एहतशाम तेज़ लहजे में कहता वहाँ से निकल गया। उन्होंने क्यों सड़े हुए कद्दू की तरह अपना मुंह सड़ाया हुआ है? शारफ अपने भाई को गुस्से में जाता देखकर वली से पूछा, जाकर खुद ही पूछ लो। माफ़ कर दें, मुझे अपना हैंडसम सा चेहरा बिगड़ने वाले की कश कोई शौक नहीं। शारफ अपने दोनों गालों पर हाथ रखते हुए बोला। वो लोग खाना खाने के बाद सबको अलविदाई कलाम कहकर घर की जानब चल दिए। सब लोग अपने अपने घर की तरफ रवाना हो गए। एक शाम ने भी करीब में ही घर ले लिया था। इनका भी अब सीधा अपने घर जाने का इरादा था। हाल से ही अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। उन्हें पाकिस्तान आए 1 महीना हो गया था। जिंदगी अपने मामूल पर वापस आ गई थी। सब अपने अपने कामों में फिर से मसरूफ़ हो गए थे, जबकि शाम साहब मोहब्बत की पहली सीढ़ी चढ़ चुके थे और अब दुश्मन जहाँ का दीदार शिद्दत से याद आ रहा था। हिना ने भी फरिया के कॉलेज में इसी की क्लास में एडमिशन लिया था, इसलिए दोनों एक साथ आती जाती। शारफ भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। हफ्ते का दिन था। सब लोग एक बार फिर शाह महल में मौजूद थे। छुट्टी की वजह से सब यहाँ आ गए थे, जबकि नूर की यूनिवर्सिटी में एग्जीबिशन था जिसकी वजह से वो लेट आने वाली थी।
महविश नूर को कॉल करके पूछो कब तक आएगी। लाउंज में सबके साथ बैठी शाज़मा बेगम बोली, आपा मैंने थोड़ी देर पहले कॉल की थी, वो यूनिवर्सिटी में ही थी, मैं करती हूँ दोबारा। महविश बेगम बोलकर कॉल मिलाने लगी, जबकि दूसरी तरफ एहतशाम परेशान सा बैठा था। शाम के 6 बज रहे थे, वो अब तक नहीं आई थी। यूनिवर्सिटी से निकलते नूर अपने मोबाइल की आवाज़ पर बैग से मोबाइल निकालने लगी। अपनी अम्मा की कॉल देखकर फ़ौरन कॉल उठाई। कहीं ऐसा ना हो कि मोबाइल से निकलकर ही मारना शुरू कर दें। हेलो नूर, कहाँ हो? 6 बज गए हैं, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, रात होने वाली है। अब तो अगर तुम 10 मिनट में ना पहुंची तो ना फिर देखना। नूर ने जैसे ही फ़ोन उठाया, अपनी माँ की आवाज़ सुनते ही इसने अपने कदम की रफ्तार तेज़ की। अम्मा आप फिक्र ना करें, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। वो अपनी माँ को मुतमिन करती तेज़ तेज़ चलने लगी। यूनिवर्सिटी से घर का रास्ता वॉकिंग डिस्टेंस पर था, तो आना जाना वो अकेले ही करती। वो अभी आधे रास्ते पर ही पहुंची थी कि जब इसे अपने पीछे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। 2-3 दिन से इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसका कोई पीछा कर रहा है, मगर अपना वहम छोड़ दिया, इसलिए घर में भी किसी को कुछ नहीं बताया। आज भी इसे ऐसा महसूस हुआ। इसने रुक कर देखा तो पीछे से कदमों की चाप भी आना बंद हो गई। वो आयतल को से पड़ती तेज तेज चलने लगी। पीछे भी कदमों की आवाज़ तेज होने लगी, मतलब वो जो कोई भी था वो इसका पीछा कर रहा था, ये इसका कोई वहम नहीं था। घबराहट से इसे पसीने आने लगे, डर से आंखों में आंसू आने लगे थे। कदमों की आवाज़ करीब से करीब करीब आने लगी। इसने अपनी रफ्तार तेज़ की। घर के दरवाजे पर पहुंचकर इसने सुकून का सांस लिया और जोर जोर से दरवाज़ा बजाने लगी। दरवाज़ा खुलते ही वो फौरन अंदर दाखिल हुई और अंदर से गेट लॉक कर दिया। उफ अल्लाह, आप भी क्या दरवाज़ा तोड़ने का इरादा था आपका? फरीज के जोर से दरवाज़ा बजाने पर मुंह बनाकर बोली, मगर जब दूसरी तरफ से कोई जवाब न आया तो इसने नूर को कंधों से पकड़कर झंझोड़ा। आप भी कहाँ गुम हो गई हो? ये इतने पसीने क्यों आ रहे हैं आपको? परी ने इसके चेहरे का जायजा लेते हुए पूछा। कुछ नहीं, नूर कपकपाती आवाज़ में बोली, आंखें झुकी रखी कि कहीं परी इसकी आंखों में खौफ न देख ले। अच्छा अंदर चलो, सब तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहे हैं। परी इसका हाथ पकड़ती लाउंज में गई। वो दोनों लॉन्च में दाखिल हुई तो सबके कहकों की आवाज़ें आ रही थी। इसने बिना किसी से नज़रें मिलाए लड़खड़ाती आवाज़ में सबको सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। किसी ने बिना कुछ नोट किए मुस्कुराकर इसके सलाम का जवाब दिया, सिवाय एक इंसान के। शाम ने इसका किसी से नज़रें ना मिलाकर बात करना बड़ी शिद्दत से नोट किया था। वो इसकी नूरल ऐन तो लग ही नहीं रही थी, जो हर वक्त चहल पहल करती रहती, हंसती रहती। ये तो कोई डरी सहमी नूरल ऐन लग रही थी। नूर की नज़रें बेसाख्ता उठी और एहतशाम की आंखों से टकरा गई। एहतशाम इसकी आंखों में बेइंतहा खौफ देखकर साकत रह गया। इसकी गर्दन की रगें तन गई। इसकी ऐसी हालत देखकर इसका दिल किया कि इस शख्स को जान से मार दे जिसने इसकी नूर को इस कदर खौफसदा किया है। नूर इसकी आंखों से कंफ्यूज होती नज़रें फेर की और फरी और हिना से बातें करने लगी। खाना खाने के बाद सब थोड़ी बहुत बातें करने अपने कमरे में सोने चले गए। वीकेंड की वजह से सबका प्रोग्राम यहीं रुकने का था। सर्दी होने की वजह से सब जल्दी सो गए थे। रात के किसी पहर नूर की आंख खुली, घड़ी में टाइम देखा तो रात का 1 बज रहा था। प्यास की शिद्दत से इसका गला खुश्क हो गया था। वो हिम्मत करती आयतुल को सिपटती किचन की जानब बढ़ गई। एक शाम जो नींद न आने की वजह से लान में टहल रहा था, किचन की लाइट ऑन देखी तो अंदर आया। नूर बोतल लेकर जैसे ही मुड़ी, अपने पीछे शाम को देखकर एकदम से डर कर पीछे हो गई। हाय अल्लाह जी, आपने क्या मुझे डराने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है? नूर अपना सांस बहाल करती बोली, तुम खुद डर जाती हो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इत्शाम सीने पर हाथ बांधे आराम से बोला, मैं खुद नहीं डरती, आप ही हमेशा जिन की तरह नाजल हो जाते हैं। नूर भी तन कर बोली, मैं तुम्हें किस एंगल से जिन लग रहा हूँ? इत्शाम इससे बात करना चाहता था कि शायद वो अपनी परेशानी से बता दे, और इसने खुद से पूछना मुनासिब नहीं समझा। हर एंगल से वो मुंह चढ़ाकर जाने लगी जब इत्शाम की आवाज़ पर रुकी। एन इसके ऐन कहने पर नूर की धड़कनें बेख्तियार तेज हो गई। चेहरा सुर्ख हो गया था। इसे खुद भी अपनी कैफियत समझ नहीं आ रही थी। इसे आज से पहले किसी ने नाम से नहीं बुलाया था, इस नाम से नहीं बुलाया था। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो या कुछ भी मसला हो, तुम उसे शेयर कर सकती हो। वो बिना पलटे इसे सुन रही थी, बल्कि ये कहना ठीक होगा कि अपनी बेधड़क धड़कनों को संभाल रही थी। वो बिना कुछ बोले इस बात में सर हिलाती वहाँ से फौरन भाग गई। इत्शाम इसकी तेज़ी देखकर हंसते हुए अपने कमरे की जानब बढ़ गया। वो एक खंडर नमा जगह थी जहाँ जगह जगह असला रखे थे। ये इन लोगों की खुफिया जगह थी। इनका गैंग 30-40 बंदों का था, जो दुनिया भर में एक्स गैंग के नाम से जाने जाते हैं।
وہ لوگ मासूम बच्चों लड़कियों को अगवा करके इनको अपनी हवस का निशाना बनाकर बेच देते थे। काला धंधा करते वो लोग इतना आगे बढ़ चुके थे कि पुलिस भी इनको पकड़ने में नाकाम रही थी। ऐसे में एक आदमी सर झुकाते इसके सामने आया जो सोफे पर टांग रखे सिगरेट पी रहा था। काले स्याह बाल, काला थ्री पीस सूट पहने, काली आंखें चेहरे पर दरिंदगी साफ नजर आ रही थी। क्या हुआ? इसने गरजदार आवाज में पूछा। सर वो लड़की नहीं मिली। फरीद जो इसी के गैंग का मेंबर था डरते डरते बोला। तुमसे एक आसान सा काम नहीं हुआ। इसने फरीद का गिरेबान पकड़ते दहाड़ते हुए बोला। सॉरी सर, मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दें, मैं इसे आपके पास ले आऊँगा। फरीद कपकपाती आवाज़ में बोला कि कहीं इसका बास इसका कत्ल ही ना कर दे। तुम्हारे पास एक हफ्ता है, मैं किसी काम से दुबई जा रहा हूँ। मैं जब वापस आऊँ तो वो लड़की मेरे सामने होनी चाहिए, वरना तुम अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन जी लेना। वो सुरख आंखें लिए अगराते हुए कहते बाहर निकल गया। रात के खाने से फारिग होकर जब लाउंज में चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे स्वाए फरी, हिना और नूर के, जबकि शारफ जैन और गाजी के साथ कमरे में गेम खेल रहा था, जब शाज़मा बेगम ने सबको अपनी तरफ मतवज्जा किया। बाबा, वो आप सबसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो, क्या बात करनी थी? फराज साहब ने पूछा। हाँ आपा, क्या बात है? फरजाना और महवश बेगम ने भी पूछा। वो मेरी दोस्त है ना शर्मीन, इसकी कॉल आई थी। इसने अपने बेटे शाहजैन के लिए हिना का रिश्ता मांगा है। इनकी बात सुनकर सर किसी के चेहरे पर बहुत खुशी झलक रही थी तो कोई बिल्कुल मुरझा गया था। महवश बेगम जो हिना को अपनी बहू बनाना चाहती थी थोड़ी उदास थी, लेकिन अपनी भांजी के लिए खुश भी थी। फराज साहब अपनी बेटी की बात सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने तो हमेशा से हिना को वली के लिए सोचा था। घर की बच्ची घर में ही रहेगी और फिर दोनों बच्चे उन्हें दिलो जान से अजीज थे, मगर वो अपना फैसला किसी पर मुसल्लत नहीं करना चाहते हैं। वली जिसके चेहरे पर बज़ाहत तो नॉर्मल तासरात थे, लेकिन अपनी खाला की बात सुनकर इसे ऐसा लगा जैसे किसी ने जिस्म से जान निकाल दी हो। वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था सिवाय इसके कि इसकी हिना किसी और की हो जाए। बचपन से जिससे बेइंतहा मोहब्बत की हो, इसका नाम किसी और के नाम के साथ जुड़े, ये वली अहमद शाह की बर्दाश्त से बाहर था। वो बिना कुछ बोले उठा और बाहर लान की तरफ जाने बढ़ गया। मगर आपा, हिना भी बहुत छोटी है, महवश बेगम बोली। शर्मीन अभी सिर्फ मंगनी करना चाह रही है, बाकी शादी हिना की ग्रेजुएशन के बाद ही करेंगे। बाबा आप क्या कहते हैं? मुझे तो शाहजैन पसंद है, देखा भाला बच्चा है। शाज़मा बेगम मुस्कुराहट के साथ बोली। शाहजैन बिलाशबा बहुत अच्छा बच्चा है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन मैंने कुछ और सोचा था। फराज साहब की आवाज़ पर सब इनकी तरफ देखने लगे। क्या सोचा था आपने बाबा? शाज़मा, महवश और फसाना बेगम तीनों ने साथ पूछा। हिना को वली के लिए। तुझे क्या हुआ? एहतशाम लान में खड़े वली को देखकर बोला। कुछ नहीं, वली नॉर्मल तासरात लिए बोला। तो फिर उठकर बाहर क्यों आ गए? एहतशाम ने फिर से पूछा। ऑफिस से कॉल आई थी, वही अटेंड करने आया था। वली नज़रें चुराते हुए बोला। वली साहब, संडे को कौन सा ऑफिस खुलता है? एहतशाम ने संजीदगी से पूछा। यह मेरा मैनेजर था, इसी की कॉल थी। क्यों, तेरा मैनेजर तेरी महबूबा है जो रात के इस वक्त तुझसे तेरा हाल पूछ रहा था? वली साहब, अगर आप थोड़ी देर और अंदर रुक जाते तो यहाँ रूठी हुई महबूबा की तरह बैठे ना होते। एहतशाम इसे बाजुओं से झंझोड़ते हुए बोला। क्या मतलब? वली माथे पर शिकने लिए बोला। मतलब तो खुद अंदर जाकर पूछ ले। एहतशाम इसके बाजू छोड़ता अंदर की जानब बढ़ गया। वली भी इसके पीछे पीछे चल दिया। वली और हिना। शाज़मा बेगम हैरानी से अपने बाप की तरफ देखते हुए बोली। फराज आलम शाह की बात सुनकर लाउंज में बैठे लोगों को चुप लग गई। मेरी शुरू से ये ख्वाहिश थी कि घर में अपना फैसला किसी पर मुसल्लत नहीं करना चाहता था, और फिर घर की बच्ची घर में ही रहेगी तो मुझे तसल्ली भी रहेगी। लेकिन आखिरी फैसला तो बेटा आपका ही होगा। आपका मुझसे ज़्यादा हक है फैसला करने का, तुम सबको जो बेहतर लगे। बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमसे ज़्यादा आपका हक है बच्चों पर। आप घर के बड़े हैं, आप जो बोलेंगे वही होगा। मैं शर्मीन को मना कर दूंगी। शाज़मा बेगम ने अपने बाप का मुरझाया हुआ चेहरा देखते ही हामी भर ली। ख्वाहिश तो इनको भी यही थी, वो भी यही चाहती थी कि इनकी बच्ची इनकी नज़रों के सामने रहे, मगर वो अपनी इस ख्वाहिश को कभी ज़बान पर न लाई कि शायद बाकी लोग इस बात पर रजामंद ना हों। मगर आज अपने बाप की बात सुनकर इनके दिल को इत्मीनान सा हो गया। जी बाबा, आपा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बच्चों पर पहला हक आपका है। आप जो फैसला करेंगे वो कभी गलत थोड़ी होगा। महबूश बेगम जो कुछ देर पहले उदास बैठी थी, इन सबकी बात सुनकर फूले नहीं समा रही थी। इनकी तो ये बचपन की ख्वाहिश थी कि हिना को अपनी बहू बनाएं। उन्हें हिना बिल्कुल अपनी नूरल ऐन जितनी अजीज थी।
आप लोग एक बार बच्चों से भी पूछ लो, इनकी रजामंदी भी ज़रूरी है। फराज साहब मुस्कुराते हुए बोले, मम्मा लड़का तो राज़ी है, आप बस हिना से पूछ लीजिएगा। सब एक दूसरे से बातों में मसरूफ थे, तभी पीछे से शाम की आवाज़ गूंजी। वली जो इसके पीछे आ रहा था, इसकी बात सुनकर जोर से शाम की पुश्त पर मुक्का जड़ दिया। वली बेटा, तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं है ना? महवश बेगम थोड़ा करीब आते आंखों में ढेरों उम्मीदें लिए इससे पूछ रही थी। वली, जिसको अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो जब उठकर गया था तब तो कुछ और ही बात हो रही थी, मगर आज इसे ऐसे लग रहा था जैसे पूरी कायनात मिल गई हो, जिससे बेइंतहा मोहब्बत थी। इसने वो इसकी हो जाएगी, ये सोच ही इसके वजूद को सुकून पहुंचा रही थी। मम्मा, आप सबको जो बेहतर लगे, आप जो भी फैसला करेंगी मुझे वो मंजूर है। अपने बेटे की बात सुनकर महवश बेगम ने इसके माथे पर प्यार किया। सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। ओफो, आप जो भी फैसला करेंगी मुझे मंजूर है। आया बड़ा बाहे तो बड़ा देवदास बना बैठा था। अब देखो कैसे बिद सी निकल रही है साहबजादे की। इस शाम इसकी नकल उतारते शरारती अंदाज में बोला, तो रुक जा बेटा, तुझसे तो मैं बाद में सारे हिसाब पूरे करूंगा। वली इसके कंधे पर हाथ मारते चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट लिए बोला। ठंडी ठंडी हवा ने सुबह को मजीद खुशगवार बना दिया था। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें भी फजा में मौजूद थी। ऐसे ही शाह महल में भी हर तरफ चहल पहल थी, हर कोई इधर उधर के कामों में मसरूफ था। शाह महल में मंगनी की तैयारियां अरूज पर थीं। जुम्मे के दिन वली और हीना की मंगनी का फंक्शन रखा गया था। फराज आलम शाह की ख्वाहिश पर कि तकरीब की सारी तैयारी और मंगनी का फंक्शन इनके घर से हो, जिसकी वजह से तमाम लोग यही क्याम थे। वक्त कम था और काम ज़्यादा। छोटी सी तकरीब में भी अच्छे खासे काम निकल आते हैं। खाला अम्मी अम्मी पूछ रही हैं कि मार्केट कब तक जाना है, फिर वापसी पर हीना का सूट भी तो लेना है टेलर से। नूर ने शाजमा के कमरे में दाखिल होते पूछा। बेटा बस एक शाम आ जाए फिर चलते हैं इसके साथ। इस शाम भाई क्यों, हम शारफ भाई के साथ चलते हैं ना। मेरा मतलब है अगर उन्हें आने में देर होगी तो। नूर इनकी बात सुनकर फौरन बोल पड़ी। इस रात के बाद तो जैसे इसने कसम खा ली थी कि अब इस शाम के सामने भी नहीं आएगी। नहीं होगी देर। अभी वो कुछ और बोलती, पीछे से इसकी आवाज़ सुनकर नूर को लगा जैसे उसके पैर ज़मीन में ही बोस हो गए। अच्छा हुआ बेटा तुम जल्दी आ गए, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। मैं महवश और फरजाना को भी बोल देती हूँ, फिर चलते हैं मार्केट। वो कहती कमरे से बाहर निकल के नूर अभी जाने के लिए मुड़ी, जब इसे शाम की आवाज़ सुनाई दी। मुझसे छुप रही हो? हाथों को बांधते हुए नॉर्मल तासरात में इसे पूछ रहा था। नहीं, वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली। तो फिर मेरे सामने जाने में क्या मसला है? तो फिर मेरे साथ जाने में क्या मसला है? वो इसके करीब होते तेज़ लहजे में बोला। कोई मसला नहीं। नूर इसके करीब आने पर गड़बड़ा कर पीछे हुई। अच्छा, अगर कोई मसला नहीं तो मेरे साथ जाने से मना क्यों कर रही थी? वो मैं आपका पेट्रोल वो मैं आपका पेट्रोल बचाना चाहती थी। हाँ, इसकी बेतुकी बात पर शाम का बेसख्ता कहका गूंजा था। तुम्हें मेरे पेट्रोल की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और हाँ, मुझसे दूर जाने का सोचना भी मत। वो कहता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि इसकी आखिरी बात सुनकर नूर की धड़कन एक बार फिर तेज हुई थी। एक अजीब सा एहसास था जिसे न जानने से वो भी कासर थी। चेहरा सुर्ख हो चुका था। अपने ख्यालों को झुटकती कमरे से बाहर निकल गई। देखते ही देखते जुमे का दिन भी आ गया। मंगनी के फंक्शन का इंतज़ाम बाहर लॉन में किया गया था। घर के सभी लोग तैयार होकर नीचे मेहमान के इस्तकबाल कर रहे थे। फराज साहब अपने दोनों दामादों के साथ मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। वही शाजमा और फरसाना भी मेहमान से मिल रही थी। एक शाम और शाहरुख जो दोनों सफ़ेद रंग का कुर्ता पहनने, कंधों पर शाल डाले बाकी के काम देख रहे थे, जो इस शाम ने पूरे पूरे शाहरुख पर डाल दिए थे। जबकि दूसरी तरफ वली जो सफ़ेद रंग का कुर्ता और ऊपर सफ़ेद ही वास्के पहने अपनी दुल्हन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। महविश बेगम जो तकरीबन 5वीं मरतबा इन तीनों को बुलाने आई थी, जिनकी तैयारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हिना को नूर और फरिया ने ही तैयार किया था। फरी के मुताबिक इससे अच्छा मेकअप आर्टिस्ट कहाँ मिलेगा। बस कर दो लड़कियों, नीचे सारे मेहमान आ गए और तुम लोगों की तैयारी खत्म नहीं हो रही। अभी ये हाल है तो शादी पर क्या होगा? वो अभी बोल ही रही थी कि जब हिना जो पलट कर खड़ी थी अपना रुख इनकी तरफ किया तो महविश बेगम एकदम खामोश हो गई। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, किसी की नज़र ना लगे मेरी बच्ची को। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रहे रखे। महविश बेगम आंखों में नमी लिए इसके माथे पर प्यार करती बोली, खाला अम्मी ये सब आपकी भांजे का कमाल है। परी एक अदा से बोली। मगर महविश बेगम इनको अनसुन कर मगर महविश बेगम इनकी सुनी कहाँ रही थी। वो तो बस अपनी बहू की नज़र उतारने में मसरूफ थी। अम्मा आपकी एक अदद बेटी और एक और भांजी भी है, नूर मुंह बनाकर बोली।
हाँ हाँ, तुम दोनों भी बहुत अच्छी लग रही हो माशाल्लाह से। महवश बेगम ने दोनों को प्यार करते कहा, अच्छा चलो अब जल्दी से नीचे, सब इंतज़ार कर रहे हैं। वो कहती इन तीनों को लेकर नीचे चल दी। एक आदमी सोफे पर बैठा सिगरेट सुलगा रहा था, आंखों को बंद किए सर पीछे सोफे की तरफ गिराया था। तभी अपने साथी की आवाज़ पर सीधा हुए बैठा, फरीद इस लड़की का क्या करना है सर? कल शाम की फ्लाइट से वापस आ रहे हैं और अगर उन्हें वो लड़की नहीं मिली तो वो हम दोनों को जान से मार देगा। वो इसके साथ बैठता परेशानी से बोला, मुझे पता है क्या करना है, हम आज रात इसे किडनैप करेंगे। अब मेरा प्लान गौर से सुनो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट लिए वो इसे अपना प्लान समझाने लगा। हिना और नूर फरी के साथ लॉन में दाखिल हुई, सबकी नज़रें इन तीनों पर मरकूज थी। वो तीनों ही वो तीनों लग ही इतनी प्यारी रही थी। वली तो हिना को यकटक देखने में मसरूफ था, जो लाइट ब्लू कलर के मैक्सी पहने बेहद हसीन लग रही थी। फरी जो बेबी पिंक कलर के मैक्सी पहनने हम रंग का हिजाब लिए वो सीधा शाहरुख के दिल में उतर रही थी, जबकि नूर जो सफ़ेद रंग की मैक्सी पहनने लाइट सा मेकअप किए पिंक हिजाब लिए बहुत सी नज़रों को अपनी तरफ मरकूज कर चुकी थी। ये जानने बगैर कि किसी का दिल इसे देखकर धड़कना भूल गया था। एक शाम जो किसी काम से बाहर जाने के लिए पलटा था, इसे देखकर अपनी जगह साबित रह गया। इसे नूर पर से नजरें हटाना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम लग रहा था। वो सफ़ेद रंग पहने कोई परी लग रही थी, जिसे वो सारी दुनिया से छुपाकर खुद में समेटना चाहता था। हिना को वली के साथ लाकर बैठाया गया, मंगनी की रस्म भी अदा हुई तो सब खाने में मसरूफ हो गए। फरी, नूर और इनकी कुछ दोस्तें सब साथ ही टेबल पर बैठे थे जब नूर ने इनसे एक्सक्यूज मी कहती उठी और घर की जानब बढ़ गई। शाम से ही इसका दिल घबरा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला हो। वो गेस्ट रूम में दाखिल हुई थी कि किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आई। वो आवाज़ सुनते किचन की जानब बढ़ी। किचन की लाइट ऑन करने के लिए अभी बटन खोला ही था कि घर की बिजली चली गई। अंधेरे में इसे घबराहट होने लगी थी, चेहरे पर बेतहाशा पसीने थे। वो बाहर की जानब मुड़ी थी कि अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो मदद के लिए किसी को बुलाती, इससे पहले कि किसी ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया वो इससे अपना आप छुड़वाने की कोशिश करने लगी, मगर हर कोशिश नाकाम हुई थी। आंखों से आंसू रवां थे, बस दिल में एक ही दुआ थी, अल्लाह मियाँ मुझे बचा ले, मेरी इज्जत की हिफाजत करना मेरे अल्लाह। आंखों में आंसू लिए वो एक ही दुआ कर रही थी कि इसे अपनी गिरफ्त ढीली पड़ती महसूस हुई। इसने पीछे मुड़कर देखा तो शख्स जो इसे जकड़े हुए था अब ज़मीन पर औंधे मुंह पड़ा है। इसने अपने दाएं खड़े इस शख्स को देखा जिसने इसकी जान बचाई थी। वो एक फरिश्ता ही तो था, इसलिए जिसने आज इसकी इज्जत पामाल होने से बचाई थी, और वो कोई और नहीं अज़बान खान था। इससे पहले वो अज़बान से कुछ कहती अपने होश गंवा बैठी। इसकी आंख खुली तो अपने सामने सारे घर वालों को देखा, बराबर में बैठी अपनी माँ को देखकर एक बार फिर आंखों में आंसू आ गए। वो बेड से टेक लगाए उठकर बैठ गई। नूर, तुम किचन में बेहोश कैसे हो गई थी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? इसके दाएं जाने बैठी शाज़मा ने इसका सर सहलाते हुए पूछा। इसने एक नज़र दरवाजे की जानब खड़े अज़बान को देखा जो इसे ही देख रहा था। दोनों की नज़रें टकराईं। नूर ने बेसाख्ता नज़रें झुका ली और लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, वो मैम, मेरा बीपी लो हो गया था, सुबह से कुछ खाया नहीं था, सर चकरा रहा था। अपने आंसू जब्त करती वो नज़रें झुकाए बोली, तुमने तो हमें परेशान ही कर दिया था। महवश बेगम इसे गले लगाते फिक्रमंद लहजे में बोली, सॉरी अम्मा, नूर भीगी आवाज़ में बोली। नूर, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भिजवाती हूँ, शाज़मा बेगम बोली और कमरे से बाहर निकल के इनके पीछे सब भी निकल गए सवाए वली के। वो नूर के पास आता इसके दाएं जाने बैठ गया। गुड़िया, तुम ठीक हो ना? वली इसके सर पर हाथ फेरते प्यार से पूछ रहा था। भाई, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। इसका दिल चाहा कि सब वली को बता दे, मगर वो किसी को अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती थी। नूर, एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए। वली इसके माथे पर प्यार करता बोला। थोड़ी देर गुजरी थी कि फरी खाना ले आई। नूर खाना खाकर एक बार फिर नींद की वादियों में खो गई थी। मंगनी का फंक्शन ख़त्म हो चुका था, सब अपने अपने घरों को रवाना हो गए थे। रात के 1 बजे जहाँ सब अपने कमरों में चैन की नींद सो रहे थे, वहीं 3 लोग ऐसे थे जिनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। नूर अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। इसकी आंखों के सामने आज रात का मंजर किसी फिल्म की तरह चल रहा था। आंखें एक बार फिर नम हो गई। अगर अजबान वहाँ ना आता, तो अगर इसने इसे बचाया ना होता, तो क्या होता? इसके आगे वो कुछ सोचना भी नहीं चाहती थी।
वहीं दूसरी तरफ अज़बान जो टेरेस पे बैठा कॉफ़ी का मग हाथ में लिया था, दिमाग में बस एक ही सवाल था कि आखिर वो शख्स कौन था। कॉफ़ी का मग हाथ में पकड़े वो गहरी सोच में था जब इसका मोबाइल बजा। इसने नंबर देखते ही फ़ौरन फ़ोन उठा लिया। मोबाइल कान से लगाते वो सीढ़ियाँ उतरने लगा और अपने कमरे की जानब बढ़ गया। जबकि एहतशाम जो घर के लान में ठहर रहा था, दिमाग में बस शाज़मा की कही बात घूम रही थी। जब नूर वाला वाक़या हुआ तो इसे किसी काम से बाहर जाना पड़ा, जिसकी वजह से घर में क्या हुआ इसे कुछ नहीं पता। मगर जब घर वापस आया तो शाज़मा ने इसे सारी बात बताई, मगर इससे नूर की बात का बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। इसे पूरा यकीन था कि नूर का बीपी लो नहीं हुआ है, बात कुछ और है और वो पता लगा कर रहेगा। वो अपने कैबिन में बैठा लैपटॉप पर काम करने में मसरूफ़ था। गंदी रंगत, काले बाल जो माथे के एक साइड पर थे, काली गहरी आंखें। वो शख्स पुलिस की वर्दी पहने अपने दाएं हाथ की जानब एसपी एसपी का बैज पहने वो एक बार रोब शख्सियत का मालिक था। वो अपने काम में मसरूफ़ था जब एक शख्स ना करते हुए कैबिन में दाखिल हुआ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या खबर है? लैपटॉप पर नजरें जमाई इसने संजीदगी से पूछा। सर, वो फरीद और खालिद का रात से लापता हैं। पता चला है कि इन दोनों को किसी ने अगवा कर लिया है। इसके लैपटॉप पर चलते हाथ एकदम रोके थे। वो लैपटॉप बंद करता अपनी कुर्सी से उठ गया। किसने? ये तो नहीं पता सर, मगर हमारी टीम इन दोनों को ढूंढने की कोशिश में लगी है। जैसे ही कोई खबर मिलती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसका जवाब सुनता वो अफसर कैबिन से बाहर निकल गया। वो खिड़की के पास जा खड़ा हुआ और किसी गहरी सोच में पड़ गया। जिंदगी अपने मामूल पर वापस आ चुकी थी। सब अपनी जिंदगियों में एक बार फिर मसरूफ़ हो चुके थे। वली और एहतशाम अपने बिजनेस में मसरूफ़ हो चुके थे। हिना और फरी के बोर्ड्स के इम्तिहान होने वाले थे। इस वाक़े को एक हफ्ता गुजर चुका था। इस रात क्या हुआ था सब भूल गए, लेकिन इस वाक़े से ऐन पर बहुत बुरा असर पड़ा था। इस रात के बाद ना तो वो किसी से ज़्यादा बात करती और ना ही किसी से मिलती। सारा दिन अपने कमरे में रहती। हिना और फरी से मिलने आई तो सर में दर्द का कहकर अपने रूम में चली गई। इसका यह रवैया महविश बेगम ने बखूबी नोट किया था। वो एक हफ्ते से यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रही थी। अब उन्हें नूर की फिक्र लगी थी। इनकी हंसती खेलती बच्ची को ना जाने किसकी नज़र लग गई थी। अभी भी सब रात का खाना खाने के लिए टेबल पर बैठे थे। महविश बेगम इसे बुलाने गई तो इसने भूख नहीं है कह दिया। महविश बेगम इससे खाने के बाद बात करने का इरादा रखती थी। नूर अपने बेड पर बैठी चारों तरफ किताबें फैलाई थी। अगर कोई इसे ऐसे वैसे देखता तो यकीनन यही सोचता कि नूर पढ़ रही है, जबकि नूर मैडम तो सामने रखी किताबों को घूरने में मसरूफ़ थी। किसी गहरी सोच में थी कि इसे पता ही नहीं चला कब महविश बेगम इसके कमरे में आई। नूर। महविश बेगम ने इसे आवाज़ दी तो नूर ने सर उठाकर अपनी माँ को देखा कि वो कब आई इसे पता क्यों नहीं चला। अम्मा आप कब आई? इसने किताबें हटाते उन्हें बेड पर बैठाते पूछा। जब तुमने अपना मुंह किताबों में दिया हुआ था, महविश बेगम ने कहा तो वो हंसने लगी। खाना क्यों नहीं खाया? महविश बेगम इसके चेहरे को देखते हुए बोली, जो हर किसी तासरा से पाक था। भूख नहीं है, वो कहती और अपना सार इनकी गोद में रख लिया। नूर मेरी जान, क्या हुआ है? कोई मसला है या किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ। महविश बेगम इसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली। अम्मा आप खामखा परेशान हो रही हैं, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। नूर अपनी आंखें बंद करती बोली। माँ की उंगलियों का लम्स से सुकून दे रहा था। आंखों में बेतहाशा आंसू थे। एक मिनट के लिए इसका दिल किया कि सब कुछ अपनी माँ को बता दे, अपना दिल उनके सामने खोल कर रख दे, उन्हें बताएं कि कितनी डर गई है वो, लेकिन अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी। जानती थी कि इसकी माँ का दिल बहुत नाजुक है, इसलिए इरादा तरक कर दिया। जानती हूँ नूर, अगर इंसान के दिल में कोई ऐसी बात हो जो इसे बहुत तकलीफ देती हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर कर लेना चाहिए, इससे इसका दिल हल्का हो जाता है। और अगर कोई बेटी किसी तकलीफ से गुजर रही हो और वो किसी को अपने दिल का हाल नहीं बताती, ना किसी एक बताती ना, लेकिन एक माँ ही होती है जिसे सब पता चल जाता है कि इसकी औलाद को क्या दुख है, वो किस तकलीफ में है। पता है नूर, इंसान को चाहे लाखों दोस्त ही क्यों ना हो, लेकिन कभी इसे ऐसी तकलीफ मिलती है जो वो अपने इन लाखों दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं करता, क्योंकि इसे शायद ऐसा लगता है कि वो इस पर हंसेंगे, इसका मजाक बनाएंगे। बहुत कम ऐसे दोस्त होते हैं जो आपका हर अच्छे बुरे वक्त में साथ दें, लेकिन कभी कभार किस्मत ऐसा रुख भी दिखाई है जहाँ वो दोस्त भी आपका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन एक माँ बाप ही होते हैं जो अपनी औलाद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, हर अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ होते हैं।
اور ایک بیٹی کے لیے اس کی سب سے اچھی دوست اس کی ماں ہوتی ہے، جو اسے ہر برے کام سے روکتی ہے، اس کا بھلا سوچتی ہے۔ میں بھی تمہاری دوست ہوں نور۔ بیٹا یہ دنیا بہت ظالم ہے، یہاں کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، سب اپنے فائدے کے لیے دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ جہاں کوئی کسی کا نہیں ہے سوائے ماں باپ کے، اور اگر وہ ماں باپ بھی چلے جائیں تو پیچھے اولاد کا کوئی نہیں رہتا۔ اس لیے اپنے لیے لڑنا سیکھو، اپنے لیے کھڑا ہونا سیکھو۔ تم جتنا ڈرو گے لوگ تمہیں اتنا ہی ڈرائیں گے، اور ڈرا ڈرا کر کمزور کر دیں گے۔ مضبوط بنو، ہم آج ہیں کل نہیں۔ ماں باپ رحم کھا لیتے ہیں، دنیا والے نہیں کھاتے۔ نور ان کی بات بہت غور سے سن رہی تھی، ان کی ایک ایک بات سے پھر سے وہی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ مہوش بیگم بولتے جا رہی تھی اور نور کی آنکھوں میں آنسو ابھرتے جا رہے تھے۔ مہوش بیگم چپ ہوئی تو نور اٹھ کر بیٹھ گئی اور کسی چھوٹے بچے کی طرح اپنی ماں کے سینے سے لگ گئی۔ اماں میں اب بالکل ٹھیک ہوں، آپ پلیز یہ مرنے مرانے کی باتیں مت کریں، اور سوری میں نے آپ کو اتنا پریشان کر دیا۔ نور اپنی ماں کے سینے سے لگی بھیگی آواز میں بولی، اچھا بس چھوڑو ان سب باتوں کو، چلو کھانا کھاتے ہیں۔ مہوش بیگم اسے اپنے سے الگ کرتی اس کا ہاتھ پکڑتی نیچے چل دی۔ ٹارچر روم میں دو شخص کرسی سے بندھے ہوئے تھے، جن میں سے ایک فرید تھا اور دوسرا اس کا ساتھی۔ انہیں دیکھ کر یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان دونوں کو کسی نے بہت بری طرح مارا ہو۔ چہرے پر چھوٹے چھوٹے بلیڈ سے کٹے نشان تھے، جس کی وجہ سے ان کا چہرہ پہچاننا ممکن نہ تھا۔ دروازہ کھلا تو ایک شخص شاہانہ چال چلتے ان کے قریب آیا۔ وہ دونوں تو اسے دیکھتے ہی کانپنے لگے۔ پلیز ہمیں چھوڑ دو، ہم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ دونوں اس کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے، مگر اس ظالم کو کہاں پرواہ تھی۔ اتنی آسانی سے کیسے؟ جو غلطی کی ہے اس کی سزا تو ملے گی نا، اور سزا صرف ایک ہے، سزائے موت۔ وہ ان کے قریب آتے آنکھوں میں تیش لیے اگراتے ہوئے بولا، تم جانتے نہیں ہمارے باس کو، کون ہے وہ؟ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کی بات سن کر اس شخص کا کمرے میں کہکا گونجا، تمہیں کیا لگتا ہے اگر مجھے تمہارے باس سے ڈر لگتا تو تم دونوں میرے پاس ہوتے؟ تم دونوں بس اس کے پالتو کتے ہو، اور تمہیں میری نہیں اپنے اس بزدل باس کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ تمہارے بعد اسی کا نمبر ہے، اگر اس سے پہلے اس کے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز ہے، وہ کہتا، اور اس نے ایک ہی جھٹکے میں دونوں کے سر دھڑ سے الگ کر دیے۔ خون سے اس کی وائٹ شرٹ پوری سرخ ہو چکی تھی۔ پیچھے کھڑا آدمی یہ دیکھ کر کانپنے لگا تھا، اس کے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ دونوں کی لاش ان کے چہیتے باس کو بھیج دو، اور اس سے کہنا کہ اپنی الٹی گنتی گننا شروع کر دے۔ وہ اپنے خاص آدمی سے کہتا روم سے باہر نکل گیا۔ باس اپنے روم میں بیٹھا چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا جب ایک شخص کمرے میں داخل ہوا۔ باس، وہ کسی نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے، وہ شخص ڈرتے ڈرتے بولا۔ باس اسے ہاتھ سے اشارہ کرتا تو وہ اس شخص نے 2 باکس اس کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ اس نے جیسے ہی باکس کھولا تو باس ایک دم کھڑا ہو گیا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے دونوں باکس کی طرف دیکھ رہا تھا، جس میں فرید اور اس کے دوسرے ساتھی کا سر تھا۔ کس نے کیا یہ؟ باس نے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ باس، شاید اس لڑکی کے بھائی نے، کسی گھر والے نے۔ وہ شخص اس کی دھاڑ سن کر کانپتے ہوئے جلدی سے بولا، اوہو، اس کی اتنی ہمت کہ وہ شمس لگاری کے بندوں کا سر دھڑ سے الگ کر دے۔ گاڑی نکالو، جو تحفہ اس نے بھجوایا ہے سود سمیت واپس کرنا ہے۔ وہ غصے سے بولتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ مہوش بیگم کی باتوں سے اسے تھوڑی ہمت ملی تھی، اس نے پھر سے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا۔ مہوش بیگم بھی نور کو دیکھ کر اب خوش تھی، انہیں اپنی پرانی والی نور جو مل گئی تھی، مگر یہ خوشی کچھ پل کی تھی، یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان پر کیا طوفان آنے والا تھا۔ اس کی کسی کو بھی خبر نہیں تھی۔ نور یونیورسٹی سے واپس گھر جا رہی تھی کہ جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ وہ تیز تیز قدم چلنے لگی۔ ایک بار پھر سے خوف کی لہر اس کے دل میں اٹھی، ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، چہرہ پسینے میں ڈوب چکا تھا۔ قدموں کی آواز جب قریب سے آنے لگی تو ایک دم بھاگنے لگی، اور یہ غلطی ہوئی، مطلب اس نے خود ہی اپنے لیے گڈھا کھود لیا۔ وہ ایک سنسان گلی میں مڑ گئی اور پھر کسی کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ شام کے 7 بج چکے تھے، مگر نور اب تک گھر واپس نہیں آئی تھی۔ مہوش بیگم کو اب صحیح معنوں میں اس کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ کبھی اتنا لیٹ نہیں ہوئی۔ اگر کوئی کام ہوتا تو فون کر کے بتا دیتی، مگر یہاں تو موبائل ہی سوئچ آف جا رہا تھا۔ یہ لڑکی ایک بار گھر آ جائے پھر بتاؤں میں اس سے۔ مہوش بیگم خود کو نارمل کر رہی تھی، آنکھیں بھینے کو تیار تھی۔ انہوں نے ولی کو کال کر کے بتایا تو وہ بھی الگ پریشان ہو گیا۔ اس نے یونیورسٹی جا کر پوچھا تو معلوم ہوا یونیورسٹی تو 5 بجے بند ہو گئی تھی۔
घड़ी में वक्त देखा जो 7:30 बजा रही थी। मतलब नूर 2.5 घंटे से लापता है। इसकी दोस्त हानिया से पूछा तो इसने बताया कि नूर तो इससे पहले ही निकल गई थी। नूर का जहाँ होना इसे लगा इसने वो सारी जगह छान मारी, मगर फिर भी कुछ पता नहीं चला। वो थक हार कर घर आया तो अपनी माँ की हालत देखकर इसकी भी आंखें नम हो गई। कौन कहता है मर्द रोता नहीं है, जब कोई अपना बिछड़ता है ना तो रोता है मर्द। गुड़िया कहाँ हो तुम, या अल्लाह मेरी बहन की हिफाजत करना। वली शाम को कॉल करके बताओ, वो ज़रूर मेरी नूरलैन को ढूंढ लाएगा। महविश बेगम रोते हुए बोली, अम्मी मैं करता हूँ इसे कॉल, आप प्लीज़ बैठिए पानी पिए। वो उन्हें पानी पिलाता शाम को कॉल मिलाने लगा। कॉल उठाते ही इसने सब कुछ शाम को बताया। आधे घंटे का रास्ता इसने 10 मिनट में तय किया। वो घर में दाखिल हुआ तो महविश बेगम इसके करीब आई। शाम मेरी बच्ची, महविश बेगम जो बोलते हुए बेहोश हो गई। वली ने उठाता सोफे पर लाया। वली तुम खाला के पास ही रुको, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, शाम इससे कहता घर से बाहर निकल गया। नूर की आंख खुली तो अपने आप को एक बंद कमरे में पाया। ऐसा लगता था वो कमरा काफ़ी अरसे से बंद हो। कमरे में गंदी बदबू आ रही थी जिसकी वजह से इसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। वो कमरे के एक कोने में पड़ी थी। इसके साफ शफाफ चेहरे पर थप्पड़ों के निशान वाज़िह थे। इसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो दरवाजे तक भी जा सके। दरवाज़ा खुला तो बास कमरे में दाखिल हुआ। नूर के करीब आती इसने नूर को बालों से जकड़ा। कैसी हो मेरी जान, बहुत तड़पाया है तुमने। बास कमीनगी से बोला, आंखों में हवस साफ जाहिर हो रही थी। कौन हो तुम, प्लीज़ मुझे जाने दो। नूर इससे दूर होती रोते हुए बोली, ना ना मेरी जान, अब तुम यहाँ से कभी भी नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं रहना है मेरे पास। वो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए इसके पास आते बोला। नूर ने खौफ से आंखें बंद कर ली। इसका हाथ इसके दुपट्टे की तरफ था जब बाहर से गोली चलने की आवाज़ आई। इसने नूर के हाथ पैर बांधे और कमरा लाक करके बाहर निकल गया। बास बाहर आया तो ज़मीन पर दो इसके खास आदमी औंधे मुंह पड़े थे। इस सामने खड़े शख्स को जो देखा और तंजिया मुस्कुराहट लिए बोला, देखो तो कौन आया है, खुद एसपी साहब हमारे इस गरीब खाने में तशरीफ़ लाए हैं। अपनी तैयारी पकड़ लो शम्स लगारी, ये रहा तुम्हारा अरेस्ट वारंट। मासूम बच्चों और लड़कियों को अगवा करके उन्हें बेचकर पैसा कमाने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। तो बेहतर होगा कि तुम खुद सरेंडर करो और कोई होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलकर चुप हुआ तो बास कमरे में जानदार कहकर गूंजा, तुम्हें क्या लगता है एसपी, तुम्हारी इस फजूल सी धमकी से मैं डर जाऊँगा? हाँ, तेरी बकवास सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है। खुद को पुलिस के हवाले कर दो और इस लड़की को भी जिसे तुमने इस कमरे में बंद कर रखा है। वो सीने पर हाथ बांधे नॉर्मल अंदाज में बोला, लेकिन इसकी आखिरी बात पर बास की हंसी को एकदम ब्रेक लग गया। कौन सी लड़की, जहाँ कोई लड़की नहीं है। वो अपनी घबराहट छुपाते अटकते हुए बोला, मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है और जो गलती तूने की है ना, इसकी सिर्फ एक ही सज़ा है, सज़ाए मौत। वो इसके करीब आते आंखों में तैश लिए बोला। बास इस रूप को देखकर एकदम घबराया। क्या मतलब तुम्हारा इस बात से? इस लड़की का तुमसे क्या लेना देना? बास इसके खौफनाक रूप को देखकर जल्दी जल्दी में पता नहीं क्या बोल गया। अच्छा होता अगर मेरे या इसके बारे में थोड़ी छानबीन कर लेते तो पता चल जाता कि मेरी बीवी को अगवा करने का अंजाम क्या होगा। वो इसका गिरेबान पकड़ते कराते हुए बोला, क्या बीवी? बास को तो इसकी बात सुनकर शॉक लग गया था। वो शादीशुदा है? हाँ बीवी, एहतशाम हैदर शाह की बीवी। इसको कुछ बोलता इतने में दरवाज़ा खुला तो नूर बड़ी मुश्किलों से दरवाजे को पकड़े खड़ी थी। एहतशाम इसकी जानब बढ़ता इससे पहले बास के आदमी इस पर छिड़के और बास खुद वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगा। मगर वहाँ वो अकेला थोड़ी था। इसका खास आदमी इसका दोस्त अजहान खान था। इसके साथ तो इसे कुछ कैसे हो सकता था? भाई आप जाएं नूर के पास, मैं इसे देखता हूँ, अजहान कहता बास के पीछे जाने लगा। जब इसे शाम की आवाज़ सुनाई दी, मुझे वो जिंदा चाहिए। वो जी सर कहता वहाँ से निकल गया। इत्शाम तेज़ कदम उठाता नूर के पास लपका। एन तुम ठीक हो ना? इत्शाम इसे बाजुओं से पकड़ता इससे पूछ रहा था। नूर के चेहरे पर निशान देकर इसका दिल किया कि शम्स लगारी को जिंदा जला दे। इसकी हालत से इसे तकलीफ और दे रही थी। शाह प्लीज़ मुझे बचा लें, वो आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसने मेरा दुपट्टा। नूर इसके सीने से लगी रोते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह इससे शिकायत कर रही थी, जबकि शाम तो इसका शाह कहना ही नहीं भूल पा रहा था। जाने शाह, मैं आ गया हूँ, ना तुम्हें कुछ होने दूंगा। शाम इसके पेट से हिलाते हुए
एहतशाम नूर को सीने से लगाए बाहर की जाना बढ़ा तो पीछे गोली चलने की आवाज़ आई। इसने पीछे मुड़कर देखा तो शम्स हाथ में गन लिए खड़ा था। इसकी गन का रुख एहतशाम के सीने की तरफ था। शम्स ने एहतशाम के सीने का निशाना लेते गोली चलाई, मगर इसे तो गोली लगी नहीं। एहतशाम ने अपने सामने आती नूर को देखा, जिसने इसके बदले की गोली खा ली थी। खुदा का शुक्र था कि गोली हाथ से छूकर गुजर गई थी। शम्स तो ये देखकर ही चकरा गया। इससे पहले वो दोबारा गोली चलाता, किसी ने पीछे से गोली चला दी और शम्स लगारी के दिल के आर पार हुई थी। और वो कोई और नहीं, अजहान खान था। और एक ही झटके में बास का काम तमाम हो चुका था। भाई, नूर को हॉस्पिटल लेकर जाना है, जल्दी करें। अजहान एहतशाम के पास आया, जो नूर के चेहरे को अपने हाथों में लिए ना जाने क्या सोच रहा था। इसकी आवाज़ सुनते एहतशाम ने नूर को उठाया और गाड़ी में बैठ गए। 10 मिनट में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे। नूर का अंदर ऑपरेशन हो रहा था, जबकि बाहर एहतशाम बेंच पर बैठा सर हाथों में गिराए था। अजहान, जो बाकी की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने गया था, एहतशाम के साथ बेंच पर आकर बैठ गया। भाई, अजहान इसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। इसने आज से पहले कभी एहतशाम को इतना कमज़ोर नहीं देखा था। इससे इस हालत में देखकर इसका जी कर रहा था कि एहतशाम के आंख से आंसू निकला तो अजहान ने इसे गले लगा लिया। भाई, प्लीज़ हौसला रखें, खुदा अपने बंदों को इसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता। आप दुआ करें, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो इससे कह रहा था, मगर इसे देखकर वो अपने आंसू भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो इससे मज़ीद कुछ कहता जब ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर निकला। आप पेशेंट के कौन हैं? डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में पूछा। मैं इसका शोहर हूँ। मेरी वाइफ कैसी है? शाम खुद को संभालते हुए बोला, लेकिन आखिर में आवाज़ लड़खड़ाई थी। शी इज़ फाइन। वो अभी बेहोश हैं। तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद उन्हें होश आ जाएगा, फिर हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे। डॉक्टर कहता अपने कैबिन की जानब बढ़ गया, जबकि शाम इनकी बात सुनकर बेंच पर गिरने के अंदाज में बैठा। इसके सीने में अटकी सांस बहाल हुई थी डॉक्टर की बात सुनकर। तकरीबन 1.5 घंटे बाद नूर को होश आ चुका था। इसकी आंख खुले तो अपने आप को हॉस्पिटल के रूम में पाया। सारे घर वाले भी आ गए थे। महविश बेगम तो अपनी बच्ची की हालत देखकर ही तड़प गई थी। वो नूर को अपने सीने से लगाए बैठी थी। नूर ने भी अपनी माँ को देखकर फिर से रोना शुरू कर दिया था। बस मेरी जान, रोना बंद करो, सब ठीक है। महविश बेगम इसे चुप कराती बोली। सब एक एक करके नूर से मिलने लगे। शहबाज साहब और सादिया बेगम भी अस्पताल आ गए थे। सब आपस में इधर उधर की बातें कर रहे थे। जब शाहरुख बोला, वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन ये अजहान भाई और आप, वो भी एक साथ कैसे? वो ये नूर और आपकी शादी कब हुई? शाहरुख बोला तो इत्शाम और अजहान एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। लंबी कहानी है, फिर कभी। इत्शाम ने बात को टालने वाले अंदाज में कहा। कोई बात नहीं भाई, घर पर जाकर वैसे भी आपने बेगम की खिदमत ही करनी है, क्यों ना भाई की नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा ही कर दे। शाहरुख की बात सुनकर सब हंसने लगे, जबकि इत्शाम ने इसे घर घिर कर देखा था। इत्शाम जब 10 साल का था और नूर 6 साल की थी, फराज आलम शाह और उनकी बेगम फातिमा की ख्वाहिश पर बचपन में ही दोनों का निकाह कर दिया था। इसके कुछ महीने बाद ही वो लोग अमेरिका आ गए थे। अजहान जब 8 साल का था तो इसके वालिदैन कार एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए। अजहान के बाबा और हैदर साहब बहुत अच्छे दोस्त थे। इनकी वफात के बाद वो इसे अपने साथ अमेरिका ले गए थे। अजहान और इत्शाम खेलते खेलते एक साथ बड़े हुए। इत्शाम इसे अपने सगे भाई से भी ज़्यादा चाहता था। शहबाज खान की कोई औलाद ना थी। लाख जतन करने के बाद वो और उनकी बीवी बिल्कुल मायूस हो गए थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि इसके घर पर देर है अंधेर नहीं। शहबाज साहब अपनी बीवी का इलाज करवाने अमेरिका आए थे। उनके यहाँ आने की खबर फराज साहब पहले ही हैदर को दे चुके थे। शहबाज साहब अपनी बीवी समेत इनके घर गए तो वहाँ जहान को देखकर उन्हें एक अनजानी सी खुशी हुई थी। सादिया बेगम को तो वो मासूम सा बच्चा बहुत प्यारा लगा था, लेकिन जब इसके वालिदैन के बारे में पता चला तो दोनों ही उदास हो गए। फिर तकरीबन रोज़ ही वो अजहान से मिलने आते। अजहान भी इनके साथ बहुत कुछ था। फिर एक दिन शहबाज साहब फराज साहब से बात की। वो अजहान को गोद लेना चाहते हैं और फराज साहब को भी अपने दोस्त की सोच पर बेहद खुशी हुई थी, मगर अजहान से भी पूछना था। हैदर साहब ने इससे बात की तो उन्हें यकीन नहीं था कि अजहान इतनी जल्दी मान जाएगा, मगर अजहान के दिल में क्या था इत्शाम भी अच्छी तरह जानता था। वो जब भी सादिया बेगम के साथ बात करता या इनके साथ खेलता तो इसे बिल्कुल ऐसे लगता जैसे इसकी माँ हो। इसे सादिया बेगम से अपनी माँ वाली शफकत मिली तो वो इनका दिल कैसे तोड़ सकता था। अजहान के बारे में फराज साहब ने अभी किसी को भी बताने से मना किया था। अजहान जब इनके साथ आया तो सादिया बेगम की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो हर वक्त अजहान के साथ रहती। इसे क्या पसंद है क्या नहीं, रोज़ इसकी पसंद का खाना बनाती। अजहान को ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने इसकी माँ बाप इसे वापस लौटा दिए हों।
کچھ سال بعد اللہ نے شہباز خان کو اپنی رحمت سے نوازا تھا، جس کا وہ جتنا شکر ادا کرتے کم تھا۔ اذہان بھی اس ننھی سی پری کو دیکھ کر بہت خوش تھا۔ احتشام اور اذہان دونوں نے ایک ساتھ پولیس فورس جوائن کی تھی۔ وہ دونوں ہی پاکستان واپس آ چکے تھے اپنی ٹریننگ کے لیے۔ اس بات کا صرف حیدر فراز صاحب اور شہباز صاحب کو پتہ تھا۔ کچھ عرصہ بعد دونوں ہی ایک قابل افسر بن گئے تھے جو اپنے ملک کے لیے شہید ہونے کو بھی دل و جان سے تیار تھے۔ احتشام کو جب شمس لغاری کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے اذہان کے ساتھ مل کر پورا پلان بنایا۔ اذہان کی بہن کی برات والے دن انہیں پتہ چلا کہ شمس کے آدمی حال میں ہیں اور ان کا ارادہ اذہان اور باقی لڑکیوں کو اغوا کرنے کا تھا۔ شمس کو ازبان کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے اسے کڈنیپ کرنے کا کہا، کیونکہ ازبان نے شمس کے کافی کالے دھندوں پر پانی پھیر دیا تھا اور وہ اس کے ذریعے احتشام سے اپنا کام نکلوانا چاہتا تھا، اور احتشام اپنے چھوٹے بھائی کہاں کسی مصیبت میں دیکھ سکتا تھا۔ شادی والے دن بھی احتشام جان بوجھ کر ازبان سے دور تھا اور اس کا نور کی طرف دیکھنا، پھر احتشام کا غصہ ہونا، سب ان کا پلان تھا۔ احتشام ولی سے بات کر کے ہال کی بیک سائڈ پر گیا تھا جہاں فرید ایک لڑکی کو بے ہوش کر کے لے کے جا رہا تھا، مگر احتشام نے اسے بچا لیا اور فوراً وہاں سے نکل گیا۔ احتشام نے منہ پر ماسک پہنا ہوا تھا جس کی وجہ سے فرید اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ منگنی کی رات جب ازبان ٹیرس پر تھا تو اسے احتشام کی کال آئی تھی۔ اس نے احتشام کو سب بتایا تو اس کا خون کھول گیا، اور فرید اس کے ساتھی تھا۔ فرید اور اس کا ساتھی کا سر دھڑ سے الگ کرنے میں انہیں سزا دینے والا احتشام ہی تھا۔ حال احتشام خاموش ہوا تو فراز عالم شاہ نے زبان اور احتشام دونوں کو گلے لگایا۔ مجھے تم دونوں پر فخر ہے۔ فراز عالم شاہ ان دونوں کو دیکھ کر بولے، ایک مان تھا ان کی آواز میں۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آئے تو انہوں نے نور کو ڈسچارج کر دیا۔ سب اس وقت شاہ محل میں موجود تھے۔ نور کو کمرے میں لے گئے تھے۔ ہاسپٹل میں سب کی موجودگی میں اسے نور سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ احتشام جب کمرے میں آیا تو نور اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کچھ چاہے تو مجھے بلا لیتی، خود کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں۔ بتاؤ کیا چاہیے؟ وہ نور کو کوشش کرتا دیکھ کر فوراً اس کے پاس آیا اور آرام سے ٹیک لگا کر بٹھایا۔ پانی؟ نور بس اتنا ہی کہہ پائی۔ احتشام اسے پانی دیتا اس کے برابر میں ہی بیٹھ گیا۔ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ احتشام نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے پوچھا۔ نہیں، نور نظریں جھکائے بولی۔ احتشام اس کا جواب سن کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کیا تو ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر جذب ہوا تھا۔ مجھ سے ناراض ہو؟ وہ نور کے آنسو صاف کرتے بولا۔ آپ نے آنے میں دیر کر دی تھی۔ اگر وہ میرے ساتھ کچھ… اس کے آگے وہ کچھ بولتی، احتشام نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا نور نے اس کے الفاظوں میں شدت محسوس کی تھی۔ اس نے نور کے دونوں آنکھوں پر باری باری لب رکھ دیے اور اپنا سر نور کے سر سے جڑے بیٹھا رہا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب نور نے ایک پیٹ مس کی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس کی اتنی سی قربت پر وہ ٹماٹر کی طرح لال ہو چکی تھی۔ احتشام نور اپنے کانپتے ہاتھوں سے اسے دور کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ شاہ، اب سے تم مجھے شاہ بولو گی، اوکے؟ وہ اس کے سر سے اپنا سر ٹکائے بولا۔ شاہ؟ اس کے سوال پر احتشام ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے نور سے اس سوال کی بالکل توقع نہیں تھی۔ وہ اپنی مسکراہٹ چھپائے بولا، اچانک یہ سوال تمہارے دماغ میں کہاں سے آیا؟ وہ میں نے ڈراموں میں دیکھا ہے جس کا بچپن میں گھر والے زبردستی نکاح کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی بیوی کو قبول نہیں کرتا اور نہ ہی اسے محبت کرتا ہے، نور نے معصومیت سے کہا۔ احتشام تو اس کی بات سن کر اشش کر اٹھا۔ اوہ خدایا، یہ تم سے کس نے کہا کہ میرا زبردستی نکاح ہوا ہے؟ اور ایک تو تم یہ فضول کے ڈرامے دیکھنا بند کرو۔ جب ہمارا نکاح ہوا تھا تب میں 10 سال کا تھا اور میری رضامندی سے ہی نکاح ہوا تھا۔ تو اپنے اس چھوٹے سے دماغ سے یہ بات نکال دو کہ میرے ساتھ کسی نے زبردستی کی تھی یا میں تمہیں اپنی بیوی تسلیم نہیں کرتا۔ اور محبت تو بہت چھوٹا لفظ ہے احتشام۔ حیدر شاہ تم سے عشق کرتا ہے اور اب تمہارے بنا زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تم میری روح میں بس چکی ہو، تم میرا سکون ہو۔ تم سے دور جانے کا خیال ہی مجھے اندر سے بے جان کر دیتا ہے۔ پلیز مجھ سے کبھی دور مت جانا۔ اس کے اظہار میں جنونیت تھی جو نہ جانے کیوں
पर नूर को अच्छी लगी थी। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इससे इतनी मोहब्बत करेगा। वो वाकई खुश नसीब थी कि इसे एहतशाम जैसा हमसफ़र मिला। एहतशाम ने अपनी पॉकेट से एक छोटी सी डब्बी निकाली और इसके सामने की। इसने डब्बी से एक खूबसूरत सी हीरे की अंगूठी निकाली। वो नूर को पहनाई। शाह, ये बहुत खूबसूरत है। नूर अंगूठी पर हाथ फेरते हुए बोली। है, लेकिन मेरी ऐन से कम। एहतशाम शरारत से बोला। नूर इसकी बात पर एक बार फिर सुर्ख हुई थी। थैंक यू। इसने एहतशाम का दिल से शुक्रिया अदा किया। आई लव यू एन। इसकी बात सुनकर नूर कान की लो तक सुर्ख हो चुकी थी। वो मुस्कुराती अपना मुंह एहतशाम के सीने में छुपा गई। एहतशाम का इसकी इस हरकत पर कमरे में एक कहका गूंजा था। इसकी छोटी सी बीवी इतने से इजहार पर शर्मा गई थी। इसने नूर को मजीद अपने सीने में भेंच लिया। ऐसे ही दोनों की शाम एक दूसरे की बाहों में कटी। वो वही दूसरी तरफ शाह महल में फिर से खुशियां बिखर गईं। अगर अपनों का साथ हो तो इंसान जिंदगी की हर जंग जीत सकता है। वो ज़रूरी तो नहीं है जिससे आपका खून का रिश्ता नहीं वो आपका भाई नहीं हो सकता। रिश्ते तो दिल से बनते हैं। वो कहते हैं ना कि तल्लक रूह का हो तो दिल नहीं भरा करते। अगर आपको ये नावल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा।